और अब हम फ्रांस के नए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की जीत का एक मेड इन इंडिया डीएनए टेस्ट करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली को अक्सर फ्रांस की राजधानी पेरिस जैसा बनाए जाने की बातें की जाती हैं। हमारे बहुत सारे नेता ये कहते रहते हैं कि दिल्ली को पेरिस जैसा बना देंगे, लेकिन जब सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो दिल्ली का पेरिस वाला सपना चूर चूर हो जाता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के आदर्शों की हवा जिस तरह से निकल रही है, उसमें फ्रांस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के लिए बहुत सारे सबक छिपे हुए हैं। और अगर मैक्रों केजरीवाल के पतन से सबक लेंगे तो वो फ्रांस को दिल्ली बनने से बचा सकते हैं। हम दिल्ली और फ्रांस की राजनीति की तुलना इसलिए आज कर रहे हैं क्योंकि केजरीवाल की तरह मैक्रों भी फ्रांस की किसी पारंपरिक राजनीतिक पार्टी से नहीं, किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी से नहीं, पुरानी राजनीतिक पार्टी से नहीं, बल्कि खुद की बनाई गई एक बिल्कुल नई पार्टी से जीतकर आए हैं। आधुनिक फ्रांस के इतिहास में पहली बार स्थापित पार्टियों की जगह लोगों ने एक नई पार्टी को चुना है। मैक्रों की पार्टी का नाम है एन मार्श। ये ठीक ऐसा ही हुआ है जैसे वर्ष 2015 में दिल्ली के लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी की जगह आम आदमी पार्टी को चुना था, जो कि बिल्कुल नई पार्टी थी। मैक्रों को आखिरी राउंड में 65% वोट मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी मरीन लपेन को सिर्फ 35% वोट मिले। आपको बता दें कि आधुनिक फ्रांस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब राष्ट्रपति चुनावों के आखिरी राउंड में दो नई पार्टियां एक दूसरे के सामने थीं। फ्रांस की सबसे पुरानी सोशलिस्ट और रिपब्लिकन पार्टियों के उम्मीदवार इस बार पहले ही राउंड में बाहर हो गए थे। ऐसा माना जा रहा है कि फ्रांस के लोग भ्रष्टाचार से परेशान थे और इसीलिए उन्होंने नई पार्टियों को मौका दिया। फ्रांस के इतिहास में ज्यादातर राष्ट्रपतियों पर भ्रष्टाचार और गलत आचरण के आरोप लगते रहे हैं। मैक्रों इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कहकर आम लोगों से वोट मांग रहे थे। मैक्रों की उम्र सिर्फ 39 वर्ष है, 39 ईयर्स, और वो आधुनिक फ्रांस के सबसे युवा राष्ट्रपति होंगे। मैक्रों की उम्र फ्रांस के लोगों की औसत उम्र से भी 2 वर्ष कम है, जबकि इससे पहले जितने भी राष्ट्रपति चुने गए हैं उनमें से ज्यादातर की उम्र राष्ट्रीय औसत से 20 वर्ष ज्यादा थी। मैक्रों को इन चुनावों में चरम दक्षिणपंथी कहे जाने वाली मरीन लपेन से कड़ी चुनौती मिली थी और पहले राउंड की मतगणना के बाद दोनों के बीच ज्यादा अंतर भी नहीं था। मरीन लपेन खुद को राष्ट्रवादी कहती हैं और उन्होंने ये वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आई तो सबसे पहले फ्रांस में इमिग्रेशन के नियमों को सख्त बनाएंगी, शरणार्थियों की संख्या में कमी करेंगी, कट्टर इस्लामिक ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी और फ्रांस को यूरोपियन यूनियन से बाहर निकालने पर भी विचार करेंगी। मरीन लपेन चाहती थी कि फ्रांस में सरकार की तरफ से दी जाने वाली सुविधाएं पहले फ्रांस के मूल नागरिकों को दी जाएं और उसके बाद इनका फायदा बाहर से आए लोगों को मिले। जबकि मैक्रों को उदारवादी नेता माना जाता है। वो यूरोप के साथ फ्रांस के संबंधों को मजबूत बनाना चाहते हैं और उनका सारा ध्यान देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने पर है। चरम दक्षिणपंथी नेता लपेन के अच्छे प्रदर्शन से फ्रांस की स्थापित राष्ट्रीय पार्टियां इतना घबरा गई थीं कि उन्होंने पहले राउंड में अपनी हार के बावजूद इमैनुअल मैक्रों को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। ये एक तरह से लपेन के राष्ट्रवाद के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने जैसा था। चार्ल्स द गॉल आधुनिक फ्रांस के पहले राष्ट्रपति थे और उन्होंने वर्ष 1969 में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनके बाद राष्ट्रपति बनने वाले ज्यादातर लोगों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। फ्रांस के कई पूर्व राष्ट्रपति या तो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त थे या उनके करीबियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। मैक्रों भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का वादा करके सत्ता में आ गए हैं और उनकी पार्टी की जीत आपको काफी हद तक आम आदमी पार्टी की जीत की तरह नजर आएगी। हैरानी की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह ट्वीट करके फ्रांस के नए निर्वाचित राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को बधाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि उनकी जीत सेकुलर और प्रगतिवादी विचारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा बनेगी। मैक्रों ने केजरीवाल की बधाई को पढ़ा है या नहीं, उनके ट्वीट को वो पढ़ा है उन्होंने या नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उन्हें केजरीवाल के राजनीतिक पतन पर निगाह जरूर रखनी होगी। वो चाहें तो केजरीवाल से ये सीख सकते हैं कि राजनीति में जब आप सत्ता में आ जाते हैं तो फिर क्या क्या नहीं करना चाहिए। फ्रांस के नए राष्ट्रपति 11 मई को राष्ट्रपति पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन मैक्रों की चुनौती यहीं खत्म नहीं होगी। उनकी पार्टी को जून में होने वाले संसदीय चुनावों में भी जीत हासिल करनी होगी, तभी
वो फ्रांस को एक मजबूत सरकार दे पाएंगे। मैक्रों फ्रांस के पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो राजनीति में बिल्कुल नए हैं। मैक्रों के साथ और भी कई ऐसी बातें हैं जो उनके राजनीतिक सफर को बहुत दिलचस्प बनाती हैं। उनकी पत्नी उनसे 24 वर्ष बड़ी हैं और मैक्रों मानते हैं कि उनकी पत्नी ही उनकी असली ताकत है। फ्रांस यूरोप का एक शक्तिशाली देश है और वहां की राजनीति में आने वाले बदलाव पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। फ्रांस में चरमपंथियों की हार हुई है, लेकिन उनकी ताकत बढ़ी है। फ्रांस में एक उदारवादी नेता जीता है, लेकिन उसके सामने असफल राजनीति के बहुत सारे सबक हैं। इसलिए फ्रांस के इस फैसले का विश्लेषण आज आपको जरूर देखना चाहिए। 5 secondes, 4, 3, 2, 1, il est 20h, voici les résultats de ce premier tour. C'est Emmanuel Macron à 23,1, il est 20h, voici les résultats de ce premier tour. C'est Emmanuel Macron à 23,1 ce premier tour. C'est Emmanuel Macron फ्रांस के नए राष्ट्रपति के तौर पर इमैनुअल मैक्रों की जीत दुनिया की कूटनीति पर क्या असर डालेगी? क्या अमेरिका और ब्रिटेन में जीतने वाला राष्ट्रवाद यूरोप के दरवाजे से लौट गया है? फ्रांस के सबसे युवा राष्ट्रपति के तौर पर इमैनुअल मैक्रों की जीत ने कूटनीति की दुनिया को सुलझाने के लिए एक नई पहेली दे दी है। इमैनुअल मैक्रों की जीत से यूरोप के ज्यादातर देश खुश हैं। वहां के शेयर बाजार में भी तेजी है और उदारवादी, वामपंथी और समाजवादी ताकतें इसे उग्र राष्ट्रवाद की हार के तौर पर देख रही हैं। Know that our country has been divided and that has led some people to vote for extremity and I respect that. हमारे देश को बांटा गया, जिस वजह से कुछ लोगों ने अतिवादियों को वोट दिया, लेकिन मैं इसका सम्मान करता हूं। मुझे पता है कि लोगों में गुस्सा है, डर है, शक है और ये आप में से कई लोगों ने जताया है। ये मेरा फर्ज है कि मैं आप लोगों की बात सुनूं, उन लोगों की रक्षा करूं जो कमजोर हैं, एकता को मजबूत करूं और सभी तरह के भेदभाव खत्म किए जाएं और लगातार आप लोगों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए और देश की एकता को भी कायम रखा जाए। आज रात से और अगले 5 वर्षों तक मैं आप लोगों की तरफ से पूरी विनम्रता से और विश्वास के साथ फ्रांस की सेवा करूंगा। फ्रांस की जय हो। जल्दी फ्रांस के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति होंगे, लेकिन उनके कंधों पर कई जिम्मेदारियां होंगी। इमैनुअल मैक्रों को सीधे सीधे खालिस राजनीति का तो अनुभव नहीं है, लेकिन वो मौजूदा राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद की सरकार में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। अप्रैल 2016 में मैक्रों ने एन मार्शन नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई और फ्रांस के दिग्गज राजनेताओं और उनकी पार्टियों को धूल चटा दी। फ्रांस की पुरानी और स्थापित पार्टियों के 11 उम्मीदवारों को हराकर इमैनुअल मैक्रों मैरिन ले पेन के साथ दूसरे राउंड में पहुंचे और इस बार मैक्रों ने बड़े अंतर से ले पेन को हरा दिया। हालांकि इस दौरान ले पेन की पार्टी भी काफी मजबूत हुई, उनकी भी लोकप्रियता बढ़ी, लेकिन वो राष्ट्रपति का चुनाव हार गए। फ्रांस के लोगों ने नया राष्ट्रपति चुना है और उन्होंने निरंतरता के लिए वोट किया है। मैं मैक्रों को बधाई देती हूँ। ये देश के हित में है, इसीलिए मैं उनके सफल होने की कामना करती हूँ। मैं उन 1 करोड़ 10 लाख लोगों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया और उन सभी लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने इस कैंपेन के दौरान मेरा साथ दिया। इमैनुअल मैक्रों अपनी सबसे बड़ी ताकत अपनी पत्नी को मानते हैं और उनकी पत्नी ब्रिगिट मैक्रों इन दिनों पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय बनी हुई। ब्रिगिट मैक्रों से 24 साल बड़ी। 64 साल की ब्रिगिट कभी मैक्रों की हाई स्कूल टीचर हुआ करती थी। उस वक्त मैक्रों 15 साल के थे। मैक्रों के माता पिता ने जब इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी तो वो अपने माता पिता के खिलाफ चले गए। मैक्रों मानते हैं कि उनकी पत्नी ही उनकी ताकत है और ब्रिगिट न सिर्फ उनकी शिक्षक रही हैं, बल्कि वैवाहिक राजनीतिक जिंदगी में भी
मैक्रों ने उन्हें अपना गुरु माना है। फ्रांस के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ब्रिगिट की सलाह से मैक्रो फ्रांस में शिक्षा सुधारों के क्षेत्र में कई बड़े कदम उठा पाएंगे। हालांकि फ्रांस में राष्ट्रपति की पत्नी या महिला साथी अक्सर विवाद में फंसती रही और उन पर तरह तरह के इल्जाम भी लगते रहे। ऐसे में अपनी पत्नी और फ्रांस की फर्स्ट लेडी को विवादों से दूर रखते हुए काम करना इमैनुअल मैक्रों के लिए एक चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फ्रांस में मैक्रों की जीत उदारवादियों के लिए एक राहत की खबर है, लेकिन इस जीत में कुछ ऐसे संदेश भी छिपे हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फ्रांस की कुल आबादी 6 करोड़ 68 लाख है, जिनमें से 4 करोड़ 70 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ 3 करोड़ 50 लाख लोगों ने वोट डाला। यह वर्ष 1969 के बाद से अब तक का सबसे कम वोटर टर्नआउट है। फ्रांस में जो वोट डाले गए उनमें से करीब 2 करोड़ लोगों ने इमैनुअल मैक्रों के पक्ष में वोट डाला, जबकि 1 करोड़ लोगों ने मरीन लपेन को चुना। 30 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने बैलेट पेपर को खाली छोड़ दिया और 10 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने विरोध में बैलेट पेपर्स फाड़ दिए। यानी फ्रांस में 1 करोड़ लोग सीधे सीधे मैक्रों के खिलाफ थे, तो 40 लाख लोग मैक्रों और लपेन दोनों के विरोध में थे। ये आंकड़े आपको ये बताते हैं कि फ्रांस ने एक उदारवादी नेता को चुन तो लिया है, लेकिन उनके लिए दक्षिणपंथी लोगों को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब फ्रांस में बड़ी संख्या में लोग ऐसा मानते हैं कि देश को सुरक्षित बनाने के लिए कट्टर इस्लामिक ताकतों पर रोक लगानी ही होगी, शरणार्थियों की संख्या कम करनी होगी और फ्रांस की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए यूरोपियन यूनियन के साथ उसके संबंधों पर फिर से विचार करना होगा। मैक्रों की पार्टी एन मार्श को अगर अगले महीने संसदीय चुनावों में जीत हासिल करनी है तो इन सभी तथ्यों पर उन्हें गौर करना होगा। वैसे यहां मीडिया के रोल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप तमाम लोग जानते हैं कि जब भी कोई चुनाव होता है तो उसमें मीडिया भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्रांस में भी ऐसा ही हुआ। फ्रांस में अमेरिका की तरह राष्ट्रवाद की बात करने वाली उम्मीदवार लपेन को वहां का मीडिया एक बहुत बड़ा खतरा मान रहा था। लपेन को लेडी डोनाल्ड ट्रंप कहा जा रहा था और फ्रांस का मीडिया खुलकर यह कह रहा था कि लपेन को चुना जाना फ्रांस के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। हालांकि अमेरिका में मीडिया की ये तमाम कोशिशें रंग नहीं लाईं और उनके विरोध के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, लेकिन फ्रांस में लपेन को हार मिली। इसमें उनकी अपनी कमियां तो हैं ही, साथ ही मीडिया और उदासीन वोटर्स का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है।